आइए सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम बात करेंगे कोलकाता के ऐतिहासिक चितपुर इलाके की। ये इलाका घर है सोनागाछी का, जिसे बंगाली में अक्सर सोने का पेड़ यानी ट्री ऑफ गोल्ड कहा जाता है। हम अक्सर इस जगह का नाम दबी जबान में सुनते हैं क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट इलाका है। लेकिन आज इस अंधेरे के पीछे छिपी असली हकीकत को हम सामने लाने वाले हैं। यह सिर्फ किसी एक जगह की बात नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी एक व्यवस्था को गहराई से समझने की कोशिश है। अब जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 16,000 से भी ज्यादा। जी हां, 16,000 से भी ज्यादा महिलाएं यहां रहती हैं। ये आंकड़ा अपने आप में इतना विशाल है कि यह सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या यह जगह वाकई सिर्फ बेबसी, मजबूरी और दलदल की कहानी है? या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि इसी दलदल के बीच अधिकारों के लिए एक बेहद शांत लेकिन असाधारण लड़ाई लड़ी गई हो और जीती भी गई हो? तो चलिए सबसे पहले सोनागाछी के एक छोटे से परिचय के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी में गजब का विरोधाभास, एक एक्सट्रीम ड्युअलिटी देखने को मिलती है। एक तरफ 10 बाई 7 के छोटे छोटे सीलन भरे कमरे हैं, खिड़कियों पर लोहे की मोटी जालियां हैं और एक मामूली से पर्दे के पीछे एक साथ कई ग्राहक आ रहे हैं। और ठीक दूसरी तरफ इसके बिल्कुल उलट हाई प्रोफाइल एयर कंडीशन कमरे मौजूद हैं, जहां सारा लेन देन लाखों रुपयों में होता है। एक ही इलाके के अंदर आर्थिक असमानता की इतनी गहरी खाई सच में हैरान कर देती है। लेकिन ये खाई पैदा कैसे हुई, इसे समझने के लिए आइए सीधे इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। शायद ये जानकर हैरानी हो कि इस जगह की शुरुआत कैसे हुई थी। लोक कथाओं के माने तो ये कभी एक बेहद सम्मानित सूफी संत सोनागाजी का विश्राम स्थल यानी उनका मकबरा हुआ करता था। फिर वक्त बदला, 19वीं सदी आई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना के लिए बाकायदा रेगुलेटेड प्रोस्टिट्यूशन की एक पूरी व्यवस्था को यहां बढ़ावा दिया। सालों तक ये सब ऐसे ही चलता रहा। लेकिन फिर आया 1990 का दशक, जब डॉक्टर स्मरजीत जाना ने अपना स्वास्थ्य प्रोजेक्ट शुरू किया। इसी ने एक आधुनिक और संगठित आंदोलन की नींव रखी और आखिरकार 1995 में दुर्बार महिला समन्वय समिति यानी DMSC का गठन हुआ। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब आते हैं सबसे अहम पड़ाव पर, इनका संघर्ष और सशक्तिकरण। देखिए, समाज ने भले ही बड़े पैमाने पर इन महिलाओं से मुंह मोड़ लिया हो, इन्हें तिरस्कृत कर दिया हो, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने सर्वाइवल की ऐसी शानदार रणनीतियां बनाई जो आज पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी है। जरा सोचिए, इन्होंने अपनी खुद की एक विशाल यूनियन बना ली जिससे आज 60,000 से भी ज्यादा सदस्य जुड़े हैं। स्वास्थ्य के लिए अपनी ही साथियों को पीयर एजुकेटर्स बनाया और HIV जैसी गंभीर बीमारी पर जबरदस्त कंट्रोल पाया। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। कोमोल गांधार जैसी संस्थाओं के जरिए इन्होंने अपने बच्चों के लिए कला, संगीत और शिक्षा का एक पूरा सिस्टम भी खड़ा कर दिया। अब एक और चौंकाने वाले आंकड़े पर बात करते हैं, 300%। जी हां, स्थानीय साहूकार इन महिलाओं से इसी खौफनाक ब्याज दर पर पैसे वसूलते थे। इस जाल से हमेशा के लिए बाहर निकलने के लिए इन महिलाओं ने एक बेहद क्रांतिकारी कदम उठाया और अपना खुद का उषा कोऑपरेटिव बैंक खड़ा कर दिया। अपना खुद का बैंक होने का मतलब क्या होता है, जरा सोचिए। इसने पूरी की पूरी गेम ही पलट दी। इस एक कदम से इन महिलाओं को वो वित्तीय आज़ादी मिली जो पहले कभी सोची भी नहीं जा सकती थी। अब ये महिलाएं गर्व से अपना खुद का बैंक अकाउंट रखती हैं, इनके पास अपनी LIC पॉलिसी है और सारे पक्के सरकारी दस्तावेज हैं। इस चीज ने इनका आर्थिक स्तर पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और जब आर्थिक आज़ादी मिलती है तो इंसान अपने हक के लिए आवाज उठाता ही है। चलिए अब बात करते हैं नई पहचान की लड़ाई की। यौन कार्य भी एक वास्तविक कार्य है, यानी सेक्स वर्क इज रियल वर्क। ये सिर्फ कोई नारा नहीं है, ये एक पूरे आंदोलन की गूंज है। इन महिलाओं ने अपने ऊपर लगे वेश्या के टैग को सिरे से खारिज कर दिया और डंके की चोट पर खुद के लिए वर्कर या श्रमिक का दर्जा मांगा। इन्होंने अपनी सड़कों पर गर्व से दावा ठोका और उस जगह को, जिसे दुनिया कभी सेठों की गली कहती थी, उसे सेठानियों की गली में बदल दिया। भाषा और अपनी पहचान पर वापस कब्जा करने का इससे बेहतरीन उदाहरण शायद ही कहीं मिले। और ये सब सिर्फ नारों या बातों तक सीमित नहीं रहा, इसे बिल्कुल ठोस कदमों के साथ जमीन पर उतारा गया। पहला बड़ा कदम, इन्होंने अपने खुद के सेल्फ रेगुलेटरी बोर्ड बनाए। इसका मकसद था इलाके में किसी भी नाबालिग लड़की की तस्करी को पूरी तरह से रोकना। और दूसरा कदम, इन्होंने लंबी कानूनी लड़ाइयां लड़ी ताकि हर महिला के पास अपना वोटर ID और आधार कार्ड जैसे बुनियादी नागरिकता प्रमाण हो सके। ये सच में एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन इस पूरी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है।
अब नजर डालते हैं समाज के दोहरे रवैये पर। ये इस पूरी व्यवस्था की शायद सबसे बड़ी विडंबना है, बहुत ही कड़वा सच है। जो मुख्य धारा का समाज एक तरफ तो इन महिलाओं को अछूत मानता है, इनका पूरे साल बहिष्कार करता है, वही समाज पवित्र दुर्गा पूजा की मूर्तियां बनाने के लिए इन्हीं महिलाओं के आंगन की मिट्टी को बिल्कुल अनिवार्य मानता है। सोचिए ये कितना बड़ा पाखंड है। त्योहारों के लिए वो मिट्टी तो पवित्र हो जाती है, लेकिन वो आंगन और वहां रहने वाली महिलाएं हाशिए पर ही छूट जाती हैं। इसी बात पर सादत हसन मंटो का एक बहुत ही तीखा और गहरा विचार याद आता है। हर औरत वैश्या नहीं होती, लेकिन हर वैश्या औरत होती है। ये एक लाइन ना इंसानियत के उस पहलू को झकझोर देती है जिसे समाज अक्सर नजरअंदाज कर देता है। उन 10x7 की सीलन भरे कमरों में भी आखिर इंसान ही रहते हैं। वहां वो माएँ बसती हैं जिनके सपने बहुत साधारण हैं लेकिन गरिमा से भरे हैं, जैसे अपनी बेटी को आगे चलकर एक सम्मानित डॉक्टर बनते हुए देखने का सपना। और साहिर लुधियानवी के ये काव्यात्मक शब्द तो जैसे इस पूरे शहर और शायद पूरी दुनिया की दोरंगी सच्चाई का आईना है। एक तरफ है सोनागाची, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है। एक तरफ चौरंगी की वो चमक दमक है और दूसरी तरफ सोनागाची का वो अंधकार। ये उस स्थायी विभाजन को दिखाता है जो हाशिए पर खड़े लोगों और मुख्य धारा के बीच आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें अंत में इस बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर सोने के पेड़ की ये अजेय महिलाएं इतने घने अंधेरे के बीच भी अपनी जगह बना सकती हैं, खिल सकती हैं, तो मुख्यधारा का ये समाज अपने खुद के दोहरे मापदंडों का सामना कब करेगा? इन संगठित और सशक्त महिलाओं ने तो अपना रास्ता खुद बना लिया है, लेकिन क्या अब समय नहीं आ गया है कि समाज भी अपने पखंड से बाहर निकले? ये एक ऐसा विचार है जो यकीनन सोचने पर मजबूर करता है और इस पूरी सच्चाई को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने की प्रेरणा देता है।